डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का। ठीक है, देखते हैं प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड जो है कि फाउंड होगा सभी प्लांट सेल में, जितने भी प्लांट सेल हैं, और यूग्लिनॉइड प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड में पाया जाएगा। प्लांट सेल यानी कि जो प्लांट की सेल है उनमें और यूग्लिनॉइड्स में प्लास्टिड पाया जाता है। इसे आसानी से देखा जा सकता है। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। दे आर लार्ज, ये बड़े होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े होते हैं। ये इजीली देखे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। और माइक्रोस्कोप लगा के हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनेल्स को, सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, तो उसमें जो है कि प्लास्टिड हमें सबसे आसानी से दिखने वाला ऑर्गेनेल्स रहा है, क्योंकि ये होते हैं दे आर लार्ज, बड़े होते हैं। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, प्लास्टिड बियर करते हैं कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट। यानी कि पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट जो जैसे कि कलर देने का काम करते हैं, पिगमेंट जो है कलर देने का काम करते हैं। और प्लास्टिड जो है कि उन्हीं पिगमेंट को बियर करता है, यानी कि रखता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट रखते हैं। 10 इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर, जिसके कारण वो स्पेसिफिक कलर देने में सक्षम होते हैं। प्लास्टिक जो है कि स्पेसिफिक पिगमेंट रखते हैं, और स्पेसिफिक पिगमेंट रखने के कारण ये जो है कि कलर देने में सक्षम होते हैं, या फिर प्लांट को कलर दे सकते हैं। स्पेसिफिक कलर टू प्लांट को स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, इन्हीं पिगमेंट के आधार पे, मतलब कि कौन प्लास्टिक जो है कि अलग अलग जो पिगमेंट रखे हैं जिसके कारण जो है कि प्लांट को कलर मिल रहा है, इसी पिगमेंट के आधार पे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, इसी पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिक कैन बी क्लासीफाई इनटू जो है कि प्लास्टिक को बांट दिया गया है। कुछ प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट कहा गया है, कुछ प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट, और कुछ प्लास्टिक को ल्यूकोप्लास्ट कहा गया है। प्लास्टिक तीन तीन भागों में या फिर तीन कैटेगरी में इसी पिगमेंट के आधार पर डिवाइड हो जाते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन भाग कौन कौन से हैं? वो हैं क्लोरोप्लास्ट है, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल नामक पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड होता है जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट और कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट को कंटेन करता है या फिर रखता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है विच ये जो पिगमेंट हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो हमने बताया है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जो सन से आने वाली लाइट एनर्जी होती है उसे ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। इस तरह जो है कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने जाना। इन द क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड ही है। प्लास्टिक जिसमें जो कंटेन करता है, जो रखता है फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट को है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है जो कि फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट को रखता है, लाइक कैरोटीन, जैसे कैरोटीन हो गया, और जेंथोफिल नामक जो है कि फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट को रखता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। एंड अदर आर प्रेजेंट, अन्य कुछ पिगमेंट है वो भी होते हैं, पर जो स्पेशल होते हैं वो होते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल हुए। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर। ये जो है कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं, प्लांट के अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लावर में अलग अलग कलर होते हैं, और देखेंगे तो लीफ में भी थोड़ा मोड़ा कलर में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। इस तरह जो है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर देने के लिए जो जिम्मेदार प्लास्टिड होते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड हुए जो कि प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। और उस कलर को देखने वाले पिगमेंट कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन, लाइक कैरोटीन हो गया, और जेंथोफिल। ये दो पिगमेंट हैं जो कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे। एंड तीसरा प्लास्टिड हुआ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी कि यह किसी तरह के पिगमेंट को कंटेन नहीं करता है और किसी तरह का कलर नहीं देने का काम करता है। इसका ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज, इसका शेप और साइज वेरी कर सकता है। इसका मेन काम होता है स्टोर्ड न्यूट्रिशन जो है कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन बनते हैं, जैसे कि सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट जो है कि कहा जाता है कि फूड बनाता है, भोजन बनाता है, उस समय उस भोजन को स्टोर करने का काम जो प्लास्टिड करता है उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज। वेरिएबल शेप और वेरिएबल साइज को होते हैं विच स्टोर्ड न्यूट्रिशन,
जो कि न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं, उसमें जो है कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है। एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो में जो है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करने वाला जो है कि एमाइलोप्लास्ट होता है। इलियोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करने, ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करता है। इलियोप्लास्ट जो है इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करता है। ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करता है। और देखेंगे एल्यू, नीचे आते हैं एंड एल्यूरोप्लास्ट नीचे क्यों नहीं आ रहा भाई। देखिए एल्यूरोप्लास्ट जो है कि वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। अभी तक हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट जो कि अभी क्लोरोप्लास्ट जो है कि ग्रीन ग्रीन प्लास्टिड होता है, प्लांट को जो है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि कैरोटीन और क्लोरोफिल नामक दो पिगमेंट को कंटेन करता है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और जो कि फूड को प्रिपरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करता है, जो कि फैट सॉल्युबल। क्लोरोप्लास्ट जो है कि फैट सॉल्युबल जो कि फैट सॉल्युबल, रुकिए यार यहाँ पे, हाँ इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्लोरोप्लास्ट जो है कि क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट रखता है या फिर कंटेन करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल पिगमेंट को कंटेन करता है। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट कैरोटीन और जेंथोफिल को कंटेन करता है, जो कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड हुआ। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड हुआ जो कि डिफरेंट शेप और साइज का, वेरिएबल शेप और साइज का हुआ होते हैं, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। उसमें ए माइलोप्लास्ट जो है कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और जो है कि ई लियोप्लास्ट जो है कि ऑयल और फैट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो है कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट जो है कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये रहा एल्यूरोप्लास्ट जो है कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट फाउंड मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। जो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीफ की जो मेसोफिल सेल होती है, लीफ में पत्तियों में एक स्पेशल सेल मेसोफिल सेल होती है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहीं पाए जाते हैं। फिर से देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में जो है कि क्लोरोप्लास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट फाउंड इन द लीफ ऑफ द मीजो फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। यानी कि जो कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनकी लीफ में एक मीजोफिल सेल होती है, वहाँ पे जो है कि ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं लेंस शेप के। दीज आर लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या फिर स्पेरिकल, स्फीयर की तरह स्पेरिकल हो सकते हैं, डिस्क की तरह होते हैं, डिस्क्वायड और इवन रिबन लाइक हो सकते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या साइज़ रही है, या फिर क्या क्या साइज़ रहा है, क्या क्या शेप रहा है, वो हो सकता है। ये हो सकते हैं लेंस के शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, डिस्क शेप के, या फिर इवन रिबन लाइक हो सकते हैं। ऑर्गेनल्स हैविंग द वेरिएबल लेंथ 5 से 10 ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ की अगर बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ हो रही है इसकी। चौड़ाई की बात करें या फिर विड्थ दिया है कि 2 से 4 माइक्रोमीटर की विड्थ हो सकती है। अगर लेंथ की बात करें तो 5 से 10, लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की क्लोरोप्लास्ट का ही व्यू है, पिक्चर है। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। अगर विड्थ चौड़ाई की हम लोग बात करें, ये चौड़ाई अगर यहाँ से इसकी बात करें तो ये 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकता है। हैं, क्लोरोप्लास्ट की लेंथ के बारे में दिया है 5 से 10 माइक्रोमीटर, क्लोरोप्लास्ट की विड्थ के बारे में दिया है 2 से 4 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है कि
जो ग्रीन प्लांटों में कहाँ पे पाए जाएंगे, ग्रीन प्लांटों में जो लीफ होती है, लीफ की स्पेशल सेल मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर हाई होता है। क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क शेप, रिबन लाइक हो सकते हैं। लेंथ वेरिएबल करती है और लेंथ वेरी कर सकती है। यहाँ लेंथ हो सकता है, लेंथ 4 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, चौड़ाई हो सकती है या फिर विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में। आगे देखते हैं, देयर नंबर वेरी वन पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है। अगर हम एक की बात करें तो किसी किसी प्लांट सेल में एक है तो उसका एग्जाम्पल है, हाँ, क्लेमाइडोमोनास जो है कि उसमें है एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है, उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास वन पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। और जो कि ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी मीसोफिल, ग्रीन एल्गी एल्गी में 20 से 40 पर सेल इन द मीसोफिल। ग्रीन एल्गी की जो है कि मीसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकते हैं। एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, यानी कि नंबर देखिए, कहीं एक है कहीं 20 से 40। ये नंबर वेरिएबल कर सकता है, वेरी कर सकता है। लाइक माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया की तरह, लाइक माइट्रोकांड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। जैसे कि माइट्रोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल रहा है, यानी कि एक मेम्ब्रेन जो होती है आउटर होती है, फिर अंदर वाली मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और इस इनफोल्डिंग के एक साथ क्रिस्टी और क्रिस्टा नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि जैसे माइट्रोकांड्रिया हमने देखा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, उसी तरह हमारा क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ऑफ टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑफ द टू, दोनों में जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, अंदर की जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, रिलेटिवली लेस परमिएबल। इसमें जो दो मेम्ब्रेन रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन रही है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन रहेगी वो होगी लेस परमिएबल। अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी होगी, लेस परमिएबल होगी। एंड स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, और जो स्पेस लिमिटेड अंदर की मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस कवर किया जाएगा, जो स्पेस घेर लिया जाएगा ऑफ क्लोरोप्लास्ट का, उसे कहते हैं उसे कहते हैं स्टोमा, उसे कहते हैं स्टोमा। यानी कि वो स्पेस जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा, उसे क्या है कहेंगे, उसे कहते हैं स्टोमा। स्टोमा वो जगह है जो अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा लिमिट कर दी गई है या फिर घेर ली गई है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड बाउंडेड सेक काल, जिसे कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या होते हैं, थैलाकॉइड कह रहा है कि ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक, यानी कि ये जो देख रहे हैं इसमें पहले मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ये रहा थैलाकॉइड है, ये स्ट्रक्चर जो है कि एक जो है कि फ्लैट मेम्ब्रेन का बाउंडेड एक सेक है जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। एक थैलाकॉइड, एक दूसरा और थैलाकॉइड हो गया, एक और थैलाकॉइड हो गया, ये एक और थैलाकॉइड हो गया, ये और थैलाकॉइड हो गया। ये जो एक थैलाकॉइड दो, ये जो थैलाकॉइड का जो नंबर अलग अलग, ये थैलाकॉइड का नंबर है, पर एक साथ हम देखेंगे तो इसे कहते हैं ग्रेना। इसे क्या कहते हैं, ग्रेनम। अगर एक पूरे ढेर को कहें, एक के ऊपर एक सिक्के की तरह ये जो लगा है, इसे हम कहते हैं ग्रेनम, GRANEM, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। अगर हम एक एक पूरे इसकी बात करें, जैसे कि कॉइन का, सिक्के का ढेर लगा हुआ है, उसी तरह जो स्ट्रेट एकदम सीधा जो है कि थैलाकॉइड का जो ढेर लगा हुआ है उसे हम कहते हैं ग्रेनम। और क्लोरोप्लास्ट में इसका जो है कि पूरा ही पूरा सिस्टम, मतलब कि इसी इस हम थैलाकॉइड का जो है कि एक ढेर लगा है, इसकी तरह ढेर सारे ग्रेनम पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेना। तब वो हो जाएगा ग्रेना, क्या हो जाएगा, ग्रेना। और इसमें कभी कभी देखा जाता है, रुकिए, यहाँ यहाँ से, हाँ, ये जो है कि ये ग्रेना, ये ग्रेनम दूसरे वाले से ऐसे करके जुड़ा रहता है, एक दो, ये रहा तीसरा, ऐसे ऐसे करके इसी में कोई जो है कि एक थैलाकॉइड काफ़ी बड़ा हो जाएगा जो कि दूसरे ग्रेनम को इंटरकनेक्ट करेगा। दूसरे ग्रेनम को क्या करेगा, इंटर कनेक्ट करेगा, उसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। आइए फिगर के हिसाब से देखते हैं। देखिए, ये जो
ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो मेम्ब्रेन हुई, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बारे में कहा है कि ये जिस स्पेस को लिमिट करती है उसके अंदर हो क्या होता है, स्टोमा होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टोमा होता है। और देखिए ये थैलाकॉइड अगर सिंगल की बात करें, ये जो डिस्क शेप का, डिस्क की तरह जैसे डिस्क होती है, डिस्क की तरह शेप की जो स्ट्रक्चर है सैक लाइक, उसे कहते हैं थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड का अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके अगर वो लगा है, ढेर लगा है, तो उसे हम कहते हैं ग्रैना। इसे क्या कहते हैं, एक वाले को हम लोग कहते हैं ग्रैनम, उसे कहते हैं ग्रैनम। और इन सभी को एक दो तीन चार इन सभी को एक साथ देखे तो देखें तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं ग्रैना। और ये है ग्रैनम। जो एक है, एक ढेर जो लगा है थैलाकॉइड का एक के ऊपर एक, उसे हम कहते हैं ग्रैनम। और पूरा कई ठो को अगर एक साथ कहा जाए तो उसे हम कहते हैं ग्रैना। ठीक है। और ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एक ये इसकी हम बात कर रहे हैं, एक थैलाकॉइड जो होता है कभी बड़ा होकर ये दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है, ये देख रहे हैं, फिर इससे इंटरकनेक्ट करता है, इसे कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं, ये जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा है इसे कहते हैं स्टोमल लैमेली, या फिर स्टोमल लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमल लैमेली। अभी तक हम लोग कहाँ आए थे, यहाँ देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो लिमिट करती है बाउंड्री को, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसे कहते हैं स्टोमा। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है जिसे कहते हैं थैलाकॉइड। ठीक है। ठीक है, इसके मतलब ढेर सारे थैलाकॉइड पाए जा रहे हैं एज प्रेजेंट इन द स्टोमा, जो कि उस लिमिट इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई है, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई है उसमें जो है कि लिमिटेड रहते हैं, उस स्टोमा में रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन स्टोमा, उसी स्टोमा में थैलाकॉइड रहते हैं। थैलाकॉइड आर अरेंज इन स्टेक्स, स्टेक मतलब कि एक के ऊपर एक लगा होना, लाइक ए पाइल्स इन क्वाइल्स, पिल्स इन क्वाइंस, जैसे कि सिक्कों का ढेर लगा हो, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैना है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रैना। अगर सिंगुलर की बात करें, अगर सिंगुलर किसी एक एक वाले को देखें, अगर हम सिंगुलर वाले को देखें तो उसे कहते हैं ग्रैनम, उसे क्या कहते हैं, ग्रैनम। या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड, या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। देखिए इन एडिशन तो साथ में देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स ऑफ द स्टोमल लैमेली, स्टोमल लैमेली कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। स्टोमल लैमेली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना को, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है कि एक ग्रेना को कहाँ गया स्पेस यार, हाँ, एक ग्रेना को, ये एठो ग्रेना है, ये एठो ग्रेना है, ये एठो ग्रेना है, एक ग्रेना को एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से इंटरकनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं इंटर ग्रेनल लैमिली, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैमिली, उसे क्या कहते हैं, लैमिली कहते हैं। उसे हम लोग कहेंगे लैमिली, स्टोमा में है तो इसलिए स्टोमल लैमिली हो गया। ठीक है। इन एडिशन टू इन एडिशन देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, वो फ्लैट मेम्ब्रेन का जो ट्यूब्यूल है उसे हम कह रहे हैं स्टोमल लैमेली, जो कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड को इंटर कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटर कनेक्ट कर रहा है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का थैलाकॉइड। क्या हो गया, थैलाकॉइड, ये स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का थैलाकॉइड हो गया। ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जिस स्पेस को कवर कर रही है, यानी कि अंदर एक जो स्पेस बच रहा है या फिर अंदर जो स्पेस है उसे कहते हैं ल्यूमेन। इसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन, उसे कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, उसे कहते हैं ल्यूमेन। द मेम्ब्रेन, वह मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड की वो मेम्ब्रेन जो इनक्लोज करती है स्पेस को, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन वो जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जिस जगह को इनक्लोज कर रही है, जो अंदर खाली जगह बच रहा है उसे कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्लियर हो गया होगा। द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, वो जो स्टोमा रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन द्वारा जो स्पेस जो जो स्पेस अंदर
कवर किया गया है इनर मेम्ब्रेन के द्वारा, इसमें जो लिक्विड भरा है, इसमें लिक्विड स्टेट में चीज़ें भरी रहती हैं, उसे ही कहते हैं स्टोमा। कह रहा है कि इस स्टोमा में द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है कंटेन करता है एंजाइम। इसमें ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो कि रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस इनक्लोज किया गया है जिसमें स्टोमा भरा है, इस स्टोमा में होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम कंटेन करता है अलग अलग तरह का एंजाइम, जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। हुँ? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? हेल्प करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं उसी स्टोमा में। स्टोमा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाले, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेस बनाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। उसी क्लोरोप्लास्ट में जो है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा, साथ में साथ राइबोसोम मिल जाएगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट आर द प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। ये देखिए, कह रहा है कि वो जो स्पेस कवर किया गया है उसी स्पेस में, उसी थैलाकॉइड में, या फिर कह सकते हैं आप क्लोरोप्लास्ट में स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमें डीएनए भी मिला। इसी में हमें मिल गया है राइबोसोम, डीएनए भी मिल गया राइबोसोम, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था। हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम मिल गया था, सर्कुलर डीएनए भी मिल गया था। इससे क्या होता है कि इससे जो कि जो स्पेशल प्रोटीन या फिर जो चीज़ें चाहिए होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को, उसे खुद सेल्फ अपने आप ही बना लेते हैं। उसके लिए वो न्यूक्लियस वाले डीएनए पे डिपेंड नहीं रहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड इस जिसमें ये जो अभी हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट जो थे वो पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में अभी तक हमने देखा था। आइए ऊपर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ लिखा गया है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में जो है कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट पाए जा रहे हैं जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए और फोटोसिंथेसिस में जो कि हेल्प करती है, लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पर इसका लोकेशन पे भी बात नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ किस जगह पाए जाते हैं, तो वो आगे आपको बताएगा। आगे हम लोग पता चलेगा वो जो है कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड, वो थैलाकॉइड में होते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर 70s। जो राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। 70s टाइप की। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म में बात करें तो वो 80s के होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात करें तो वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आई होप क्लियर होगा। राइबोसोम पे बात करते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम, एक बार क्लोरोप्लास्ट देख लीजिए। यहाँ से हम लोग देखना शुरू किए थे प्लास्टिड प्लास्टिड देखना शुरू किए थे। प्लास्टिड जो है कि प्लांट सेल में पाया जाता है और जुगलिनॉइड में पाया जाता है। इसेंशियल फॉर ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, जो है कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि दे आर लार्ज, ये बड़े होते हैं इसलिए आसानी से क्या होंगे, दिख जाएंगे। ये पियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट रखते हैं जो कि स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, इन्हीं पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड क्लासीफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सन से लाइट एनर्जी आती है उसे ट्रैप करने के लिए, और उसे ट्रैप करने के लिए फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा आया हम लोगों का क्रोमोप्लास्ट पे हम लोग बात किए। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? एक फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट कैरोटीन। क्रोमोप्लास्ट में ये कलर प्लास्टिड होते हैं, प्लांट को कलर देने का, लाल पीला हरा नीला कलर देने का काम करते हैं। इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। एंड अदर पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट, और भी पिगमेंट हो सकते हैं पर मेजरली यही होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जो कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कलर देने का काम करते हैं। येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ल्यूकोप्लास्ट की बात किए तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, यह किसी तरह का कलर नहीं देगा। इसकी शेप और साइज वेरी करती है, वेरी शेप साइज वेरी करती है। ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। अगर हम एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो में जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे स्टोर करने का काम करता है। एलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करता है। और एल और जो तीसरा है ये ल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हम लोग स्पेसिफिक जो है कि क्लोरोप्लास्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड रहे, आगे उसमें एक्सप्लेन कर रहा है। जो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन प्लांट की लीफ में जो स्पेशल सेल मीजोफिल सेल होती है उसमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ की जो मीजोफिल सेल है उसमें जो है कि क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दीज आर लेंस शेप, ये लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, डिस्क तरह के हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं। इसकी साइज जो है कि वेरिएबल हो सकती है। इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई जो है कि 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। नंबर भी वेरी कर सकता है, नंबर हो सकता है, अगर हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वहीं पर मीजोफिल सेल की बात करें तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर उसके बाद माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। जो दो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, यानी कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कुछ ही चीज़ों को जाने देगी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही अंदर जाने देगी, इस तरह वो लेस परमिएबल होती है। वो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन स्पेस को लिमिट करती है, जिस स्पेस को अंदर कवर करती है या फिर ढकती है, उस स्पेस को जो कवर करती है उस स्पेस को में होता है क्या? स्टोमा होता है। क्या होता है? स्टोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है, जिसे कहते हैं थैलाकॉइड। वो जो सैक होते हैं फ्लैट डिस्क शेप के, उसे हम लोग कहेंगे थैलाकॉइड। थैलाकॉइड कहाँ होगा? वो होगा स्टोमा में, स्टोमा में होगा। और ये जो थैलाकॉइड होते हैं, ऐसे ऐसे जो होते हैं थैलाकॉइड, ये जो कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये एक कॉइन की जैसे कि सिक्के का एक के ऊपर एक सिक्का रख के जैसे हम लोग ढेर लगा हो उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसे हम लोग, एक सिंगल है तो उसे ग्रेनम कहते हैं, और ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे ग्रेना कहते हैं। और ये जो थैलाकॉइड का एक एक थैलाकॉइड कभी कभी दूसरे ग्रेनम के थैलाकॉइड से जुड़ा रहता है, और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा रहता है उसे कहते हैं स्टोमल या फिर स्टोमा लैमली कहते हैं, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड, या फिर उसी का नाम है स्टोमल लैमली। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब जिसके थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज स्पेस। ये जो थैलाकॉइड हम लोग देखें ऐसे ऐसे, ये जो थैलाकॉइड का स्पेस, जिस स्पेस को अंदर कवर करते हैं उसमें जो स्पेस होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन। स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, इसके अंदर जो स्टोमा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा होता है, जो ऐसे ऐसे लिक्विड है, क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा होता है, इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं। कई तरह क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, कंटेन एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये
इसमें होता है, इसमें इसी स्टोमा में होता है आल्सो कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम। राइबोसोम और डीएनए मॉलिक्यूल भी है। यानी कि राइबोसोम कौन सा है? राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 80S और एक 70S। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करें तो उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S, साइटोप्लाज्म में देखें तो वो 80S पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन की तरह होता है, छोटे से दाने की तरह स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जिसे पहली बार जॉर्ज पैलाडे साइंटिस्ट का नाम हुआ, जॉर्ज पैलाडे 1953 में 1953 में एक डेंस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। डेंस पार्टिकल किससे देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। फिर से देखिए, राइबोसोम आर द ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए एज ए डेंस, यानी कि काफ़ी डेंस पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। देखने वाले साइंटिस्ट का नाम रहा जॉर्ज पैलाडे। क्या साइंटिस्ट का नाम था? जॉर्ज पैलाडे। 1953 में। दे आर द कंपोज ऑफ द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन। ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। अगर राइबोसोम की बात करें तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 80S, और अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो 70S होते हैं। ईच राइबोसोम, हर एक राइबोसोम जो होता है उसमें दो सब यूनिट होती है। कितनी सब यूनिट? दो सब यूनिट होती है। एक लार्ज बड़ी सब यूनिट होती है, यहाँ पे देख लीजिए लार्ज, और एक होती है छोटी स्मॉल सब यूनिट। छोटी स्मॉल सब यूनिट होती है, ये सब यूनिट होती है। देखिए, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए, एक होता है 70S टाइप का राइबोसोम, एक होता है 80S टाइप का राइबोसोम। तो 70 और 80 कैसे पता चलेगा? देखिए, ऐसे लिखा करिए 30 और उसके बाद 40, फिर 30 के बाद 40 हो गया, 30 40 50, फिर ये हो गया 60। इसे एक साथ रख लीजिए और इसे एक साथ रख लीजिए। 30, फिर आगे 40, फिर 50, फिर 60, नंबर वाइज बढ़ा दीजिए। फिर इसमें करना क्या है आपको? ये जो बड़ी संख्या है 50, ये लार्ज सब यूनिट को डिनोट करती है, ये छोटी वाली स्मॉल सब यूनिट को डिनोट करती है। ये जो है कि 40S और 60S, ये बड़ी सब यूनिट को डिनोट करेगी, ये छोटी सब यूनिट को डिनोट कर देगी। ये बस याद करने में आसानी रहेगी, कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है। बस लिखने का तरीका कैसे लिखना है? 30, फिर आगे 40, फिर 50, फिर 60, ये दोनों को एक साइड में, इन दोनों को एक साइड में रख लीजिए, बस हो गया। कह रहा है कि ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर बड़ी सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर छोटी सब यूनिट। द टू सब यूनिट 80S की बात करें, 80S में क्या सब यूनिट रही है? 60S है और 40S है। यहाँ पे देखिए, अभी हमने दिखाया 80S में एक है 40S है, एक है 60S, जिसमें बड़ी वाली 60S यूनिट है और छोटी वाली 40S की यूनिट हुई। ठीक है। वाइल द 70S राइबोसोम, जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, उसमें जो कि एक होगी 50S, एक होगी 30S। यहाँ पे हमने देखा है, एक है 30S, एक है 50S। जहाँ पे यस जो डिपेंड करता है, डिनोट करता है, वो है सेडबर्ग कॉफिशिएंट या फिर सेडबर्ग यूनिट। ये साइंटिस्ट के नाम पे यस पड़ा है, सेडबर्ग यूनिट। और यही स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को डिनोट करता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है? देखिए, एक होती है मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बीच में ऐसे इनको एक साथ रख के इन्हें चला दिया जाता है। तो मशीन क्या करती है? ऐसे गोल गोल राउंड एंड राउंड घुमाती है। फिर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है कि अलग अलग सब यूनिट के यहाँ पे अलग ऐसे, एक अगर हम
अलग अलग हम लोग देखेंगे, अलग अलग जो कि लाइन पे अलग अलग सब यूनिट दिखाई देगी। यहाँ पे 30 दिखाई देगी, यहाँ पे 50 दिखाई देगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक 70s राइबोसोम को इसमें डाले हैं तो ये 2 सब यूनिट में टूट जाएगा। यहाँ पे नीचे 50s सेडिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 30s सेडिमेंट हो जाएगा। इसी तरह ये जो एस डिनोट करता है सेंट्रीफ्यूगेशन में जो नीचे आया है यस सेडिमेंट हुआ है, तो उसमें यस जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इट इज़ इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट मेजरमेंट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये जो एस है, एस ये इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी को मेजर करता है। किसे मेजर करेगा? साइज और डेंसिटी को मेजर करता है। Both 70s and 80s राइबोसोम आर composed of 2 सबयूनिट। ये तो हमने पहले ही बात किया है कि 70s और 80s में 2 सबयूनिट से मिलकर बने होते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? दो, एक 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, एक होता है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। 70s टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में और 80s टाइप जो है कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगर इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर हम देखा जाए ना तो यूकैरियोटिक में 70s और 80s दोनों पाया जाता है। 70s क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, वहीं पे 80s उसी सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। 70s राइबोसोम किन किन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसे देखने के लिए एक बार 30s लिखिए, 30, 40, फिर 50 और 60 लिखिए, ये यस लिख कर दे दीजिए और ऐसे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये 70s की 2 सब यूनिट 30s 50s हुई और 80s की 2 सब यूनिट 30 और 60s होती हैं। ठीक है, और यस रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो कि या फिर सडवर्ग यूनिट कहते हैं, और यस जो है कि रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी और साइज को मेजरमेंट करता है। और इसे ध्यान रखिए, इसके डिस्कवर जॉर्ज पैलाडे रहे हैं और किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, बने होते हैं, यानी कि ये थ्रेड कैसे हुए? प्रोटीनिशियस हुए। ये थ्रेड जो है प्रोटीन के बने होते हैं, नेटवर्क, प्रोटीन के बने नेटवर्क होते हैं। ये फिलामेंट की तरह, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि थ्रेड होते हैं। ये मेनली तीन तरह के थ्रेड होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल टाइप के होते हैं, कुछ माइक्रो फिलामेंट, और जो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 तरह के होते हैं जो कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं। ये कौन कौन प्रकार के होते हुए? ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल टाइप के, होते हैं माइक्रोफिलामेंट टाइप के, होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप के। अगर हम पहली बात करें माइक्रोफिलामेंट की माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें, हम लोग बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोफिलामेंट कैसा होता है? माइक्रोफिलामेंट हमारा होता है सॉलिड। कैसा होगा? माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होगा। डायमीटर की बात करें तो 5 नैनोमीटर का डायमीटर होगा, 5 नैनोमीटर का। और ये जो है कि हेल्प करता है अमीबॉयड मूवमेंट में, और इसका काम है हेल्प करता है अमीबॉयड मूवमेंट अमीबॉयड मूवमेंट में। जो सेल के अंदर जो अमीबा जैसे मूवमेंट करती है, सीडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट में हेल्प करने वाला जो फिलामेंट है, जो साइटोस्केलेटन, उसे कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल, उसे कहते हैं जो फिलामेंट, उसे कहते हैं, सॉरी, माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। जो फिलामेंट हेल्प करता है उसे कहते हैं माइक्रो फिलामेंट। दूसरी बात करें, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन होता है? INTR, इंटरमीडिएट फिलामेंट।
इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है, इंटरमीडिएट, एक हम लोगों ने देखा है वही माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, ये इसका डायमीटर 5 नैनोमीटर का होता है। ये होता है सॉलिड, हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। ये सॉलिड होता है, हेल्प करता है जो अमीबा में जो मूवमेंट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसमें हेल्प करता है। ये कौन, ये माइक्रोफिलामेंट। दूसरा फिलामेंट हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है कि इसका डायमीटर 10, ये हॉलो होता है, ये हॉलो होता है। इसका डायमीटर की बात करें तो 10 नैनोमीटर होता है। इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है। और ये जो हमारी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। डबल मेम्ब्रेनस होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसे सपोर्ट देने का काम इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। हमने देखा माइक्रोफिलामेंट, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब तीसरा जो है माइक्रोट्यूब्यूल। तीसरा जो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो टी यू बी यू एल ई। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल भी एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल भी एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है इनमें सबसे बड़े डायमीटर का होता है। इसका डायमीटर जो होता है 25 नैनोमीटर का डायमीटर लिए हुए है। और जो है कि ये 25 नैनोमीटर का डायमीटर लिए है। और मेनली हमारे सिलेबस में यही है, यही हमें आगे बढ़ते हुए इसी को हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन जो है, अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म में देखें, सेल के साइटोप्लाज्म में देखें तो हमें प्रोटीन के बने फिलामेंटस थ्रेड का नेटवर्क, यानी कि फिलामेंट का एक नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये नेटवर्क जो होते हैं मेनली तीन प्रकार की, तीन टाइप ऑफ थ्रेड होंगे। ये कुछ थ्रेड होंगे माइक्रोफिलामेंट के, कुछ थ्रेड होंगे, फिर कुछ थ्रेड होंगे माइक्रोट्यूब्यूल के, फिर थ्रेड होंगे, और कुछ जो होंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रेड होंगे। इन थ्रेडों के बारे में जो कि साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, कलेक्टिवली इन्हीं थ्रेडों को अगर कलेक्टिवली कहा जाए, कलेक्टिवली रिफर टू एज द साइटोस्केलेटन। कलेक्टिवली इसी को जो है कि साइटोस्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में कौन कौन फिलामेंट आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल आ रहा है, माइक्रोफिलामेंट आ रहा है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट आ रहा है। जिसमें से हमने पहले देखा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, 5 नैनोमीटर का डायमीटर लिए हुए है। ये किस में काम करता है, ये अमीबॉइड मूवमेंट में, अमीबा में जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, सॉरी मैं माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये मेनली हम लोगों को यही पढ़ना है, इसे हम लोग डिटेल में इसी सिलेबस में देखेंगे। यहाँ पे इसका डायमीटर सबसे बड़ा 25 नैनोमीटर का हुआ। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसे हमने देखा। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायमीटर होता है माइक्रोफिलामेंट से बड़ा, और माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा 10 नैनोमीटर का होता है। और इसका काम क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से बनी होती है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे सपोर्ट देने का काम जो है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन फिलामेंटों को अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो इन्हीं फिलामेंटों को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन द सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं कई फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल को मोटिलिटी एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कराना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रोटीन होती हैं, इनके पॉलीमराइजेशन से इन दो प्रोटीनों का जब पॉलीमराइजेशन होता है, इनके पॉलीमराइजेशन से जाके ये माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल एक माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर की बात करें तो 25 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। इसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। जैसे यहाँ पे अल्फा ट्यूबलिन का एक मोनोमर यूनिट लगी, उसके नीचे बीटा ट्यूबलिन की मोनोमर यूनिट लगी, फिर अल्फा ट्यूबलिन, फिर बीटा ट्यूबलिन, ऐसे लगते हुए एक जो है कि सर्कुलर हॉलो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। उसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। उसे क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। यही जो माइक्रोट्यूब्यूल है,
ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो बनेगा पॉलीमराइजेशन से, अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन के जो है कि पॉलीमराइजेशन से जो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिस माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा, इसी माइक्रोट्यूब्यूल से आगे जाके सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर जैसी अलग अलग तरह की संरचनाओं को फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है या फिर बनाता है। जैसे कि इसी माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया हो गया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी और जो है कि स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये जितने भी स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं, सीलिया जो बनी होती है, फ्लैजिला जो बना होता है, सेंट्रियोल जो होता है, बेसल बॉडी जो होती है और स्पिंडल फाइबर, ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं इसी जो है कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअल में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन नामक जो दो प्रोटीन होती हैं उनके पॉलीमराइजेशन से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। और और देखिए यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोफिलामेंट को और इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक साथ अगर हम कलेक्टिवली कहें तो उसे हम साइटोस्केलेटन एलिमेंट कहते हैं। ये अगर हम बाहर से देखा जाए तो ये एक प्रोटीन के बने फिलामेंटस थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं, जो कि सेल को सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सेल को मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। जब इसी माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया बनेगी, फ्लैजिला बनेगी तो मोटिलिटी में हेल्प करेगी और मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल के शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। जिसमें देखिए सेल के शेप को मेंटेन करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है कि जो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें सपोर्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस तरह जो है कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस और सेल को शेप देने का काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या है? सीलिया और फ्लैजिला उसी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन जो मोनोमर यूनिट होती है, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है, इनके पॉलीमराइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल का थोड़ा मोड़ा अरेंजमेंट चेंज करते हुए इसी माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया क्या है? यही देखिए, यही सीलिया है। यहाँ पे अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सीलिया रहेगी और इसमें ये जो जो इसे इस सीलिया को बनाने में जो लोग हेल्प करेंगे, जो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा छोटा छोटा, वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ये देखिए, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है। और बाहर जो है कि कवरिंग आ जाएगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल, इसकी हेल्प से जो है कि सीलिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सीलिया, जैसे कि अगर ढेर सारी सीलिया होती हैं, जैसा कि पैरामीशियम को अगर हम लोग देखा जाए, पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम ये ऐसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, पैरामीशियम, ये ऐसे, ये जो आउटग्रोथ होती हैं, छोटे छोटे फिलामेंट जैसी संरचनाएं जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, ये होती हैं सीलिया। ये क्या होती हैं? ये सीलिया। और ये जो पूरे स्ट्रक्चर जो एक गुच्छे में, मतलब कि नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी सेलुलर, तो उसे सीलिया कहते हैं। ढेर सारा है तो सीलिया कहेंगे, अगर सिंगल है तो सीलियम। उसी तरह एक स्ट्रक्चर फ्लैजिला, अगर ढेर सारा है तो फ्लैजिला कहेंगे और एक सिंगल है तो फ्लैजिलम कहेंगे। हैं, सिलिया, ये क्या होते हैं? ये हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं, यानी जैसे हमारे बाल है, सर के बाल बाहर की तरफ निकले हुए हैं, वैसे ही सिलिया और फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, आउटग्रोथ होते हैं ये हेयर लाइक। सेल मेम्ब्रेन उसे कवर किया रहता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर ये हमारा फ्लैजिला है तो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन जो इसे कवर की रहेगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और हेमियम मेम्ब्रेन। ऐसे ही ये हम देख लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा फ्लैजिला है, ये ऑर्गेनिज्म, ये फ्लैजिला हुआ, तो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन कवरिंग रहेगी उसे कहेंगे
वो सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग रहेंगी। सीलिया आर द स्मॉलर स्ट्रक्चर, सीलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक द ओर। जो सीलिया होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला दो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें सीलिया जो है कि स्मॉलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर होता है और ये ओर्स की तरह काम करता है। वो ओर मतलब होता है कि चप्पू, जैसे कि नाव को जिसकी हेल्प से आगे बढ़ाया जाता है, जिससे की हेल्प से आगे बढ़ाया जाता है, बाहर की डंडा होता है उसमें जो उसे ही चप्पू कहते हैं। इसी तरह जो है कि सीलिया भी एक स्मॉल चप्पू जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। या तो सेल को या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करने का काम कौन करता है? वो चप्पू जैसी संरचना ओर्स ओर्स सीलिया जो होती है मूव करने का काम करती है, या तो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करे या फिर सेल को मूव करे। ये हमारी सीलिया पे बात हो रही है। इसी तरह कह रहा है कि फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला एक कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक सीलिया से बड़ी संरचना होती है। यानी कि सीलिया ये छोटी-छोटी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आउटग्रोथ देख रहे हैं, हेयर हेयर की तरह आउटग्रोथ एक छोटा-छोटा है। जैसे कि इसमें ये कोई ऑर्गेनिज़्म देख लें, तो इसमें जो एक लंबा, अगर कंपेयर करें सीलिया और फ्लैजिला में, तो फ्लैजिला जो है कि कंपैरेटिवली बड़ा होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, और ये पूरे के पूरे जो है कि सेल को मूव कराता है। पूरे के पूरे सेल को मूव कराता है कौन? फ्लैजिला। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पजेस फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पजेस फ्लैजिला, फ्लैजिला दोनों रखती हैं, बट द स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे में क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं। अगर अगर इस सीलिया और फ्लैजिला की बात करें, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, स्टडी ऑफ सीलियम एक सीलिया या फिर फ्लैजिलम एक फ्लैजिला की अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, अगर सीलिया और फ्लैजिला के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी करते हैं फ्लैजिलम, सो द दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख रहे हैं, अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की अगर माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो जो बाहर की सबसे आउटर कवरिंग होगी वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिलेगी। सबसे बाहर की जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी? वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द कोर कॉल्ड एक्सोनिम, जो कोर जो अंदर वाली संरचना होगी, ये देखते हैं हम एक फ्लैजिला बना रहे हैं, ये फ्लैजिला, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लैजिला हुआ। ये देखिए, जब हम कह रहे हैं कि किसी हम सीलिया या फ्लैजिला को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। और जो है कि अंदर जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा उसे कहते हैं एक्सोनिम। उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं एक्सोनिम। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम की बात करें या फिर फ्लैजिलम की बात करें, शो करता है दैट द कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, और उसके कोर में जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम पजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसी एक्सोनिम में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। नंबर ऑफ, ये जो टोटल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सोनिम का है। अगर इसी के बाहर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दें, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दें, तो ये सीलिया या फ्लैजिला हो जाएगा। यानी कि ये जो कोर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, इसमें अगर हम इसका एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर सेक्शन ले लें, ऐसे काट दें, ट्रांसफर सेक्शन लेकर दिखाएं, तो वो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। बस इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम हल्का हल्का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग कर देते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग कर देते हैं, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग कर देते हैं, तो ये या तो सीलिया होगा या फिर फ्लैजिला होगा। थोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर जो होगी चेंज रहेगा। देखिए,
ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग हो गई, और ये जो है कि अंदर वाला स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ये एक्सोनिम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोनिम। कह रहा है कि कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम पजेस नंबर ऑफ, ये जो एक्सोनिम है इसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, यानी कि इसमें ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल होंगे रनिंग पैरेलल टू ए लॉन्ग एक्सिस। जो ये जो लॉन्ग एक्सिस आएगी, ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसी की में पैरेलली क्या करेंगे? रन करेंगे। Parallel to long axis, the axoneme usually nine doublet of a radially arranged spherical microtubule। ये देखिए, जो पेरिफेरी पे यानी कि बाहर की तरफ 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल दो दो के जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे, दो दो के जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे, यानी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल, एक डबलेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल, फिर दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे डबलेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल, फिर दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे ही एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे ही करके टोटल इसकी संख्या जो होती है नोट हो जाती है। दो माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ होते हैं तो इसे हम कहते हैं डबलेट। इसे क्या कहते हैं? डबलेट। टोटल संख्या है 9। इस टोटल संख्या क्या होती है? नोट होती है। दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं एक साथ, इसलिए इसे कहते हैं 9 डबलेट। नोट हो क्या है? डबलेट कहते हैं। 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज, बाहर की तरफ रेडियस, बाहर की तरफ रेडियली अरेंज है, इस रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि पेरीफेरी पे जो सर्कल की तरह होगा तो उसकी पेरीफेरी पे जो अरेंज है रेडियली रेडियली अरेंज है, नोट हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर नोट हुआ है। और डबलेट दो दो एक साथ है तो उसे 9 डबलेट कह रहे हैं, जो कि रेडियली पेरीफेरी पे अरेंज है। और वो क्या अरेंज है? वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज है। ये पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और कुछ देखेंगे तो दो माइक्रोट्यूब्यूल जो कि पेयर बना रहे हैं ये दोनों सेंट्रल में लोकेटेड रहेंगे, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल ही है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल है। सच द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह का जो एक्सोनिमल, ये जो एक्सोनिमल अरेंजमेंट है, इस तरह का जो एक्सोनिमल अरेंजमेंट है उसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 क्यों? क्योंकि पेरीफेरी पे 9 जो है, पेरीफेरी पे जो है कि 9 जो है कि डबलेट है, और दो ठो जो है कि पेयर में माइक्रोट्यूब्यूल का सेंटर में है। इसलिए 9+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ। द सेंट्रल ट्यूब्यूल, अगर हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, कनेक्टेड बाय ब्रिज, या आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होगा। आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होगा? ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होगा। एंड इज आल्सो इनक्लोज बाय ए शीथ, और उसे एक शीथ घेरे रहेगी। ऐसे क्या रहेगी? एक शीथ जो है घेरे रहेगी। इनक्लोज बाय ए सेंट्रल शीथ, जिसे सेंट्रल शीथ कहते हैं, उसे एक शीथ घेरी रहेगी, सेंटर में है तो सेंट्रल शीथ कहेंगे। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। ये जो ये प्रत्येक पेरिफेरल डबलेट है, पेरिफेरी पे जो डबलेट रखा है, इसमें से एक ट्यूब्यूल जो है कि इस शीथ से क्या होगी? जुड़ी रहेगी। ये जो दो ठो माइक्रोट्यूब्यूल हैं इसमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है कि एक 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 माइक्रोट्यूब्यूल इस शीथ से जुड़ी रहेगी। और ये जो स्ट्रक्चर जो इसे जोड़े रखने का काम करता है उसे कहते हैं रेडियल स्कोप। पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्कोप विच इज़ कनेक्टेड टू वन, जो सेंटर वाला है, विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट। जो सेंट्रल शीथ है उससे उससे जो पेरिफेरल डबलेट है उसमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होगा उसे कहते हैं रेडियल स्पोक। उसे क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक। इस तरह जो है कि टोटल 9 पेरिफेरल पेरिफेरल डबलेट हैं, इस तरह टोटल 9 रेडियल स्पोक हो जाते हैं, 9 आके कनेक्ट होते हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। ये जो डबलेट हम लोग देख रहे हैं, ये एक ठो डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है, ये तीसरा डबलेट है, ये चौथा डबलेट है, ये आपस में भी, ये तो इस जो सेंट्रल शीथ से जो कनेक्ट हैं जिस स्ट्रक्चर के थ्रू से, तो हम तो रेडियल स्पोक कर दे रहे हैं। कह रहा है कि इसमें ये जो डबलेट हैं ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे कहते हैं लिंकर। उसे क्या कहते हैं? लिंकर। वो स्ट्रक्चर है लिंकर जिससे ये पेरिफेरल डबलेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। बोथ सीलियम हो चाहे फ्लैजिलम हो, इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बेसल बॉडी। सेंट्रियोल, ये सीलियम और फ्लैजिलम जो है कि
ये बस याद कर लीजिए, आगे हम इसे समझाएंगे। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, इमर्ज होते हैं, निकलते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी से ये देखिए, ये दोनों की, ये चाहे सीलिया हो, चाहे अगर हम इसी इनलार्ज करके समझाते हैं तो इसके भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही रहेगा। ये दोनों एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसल बॉडी से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? बीबी से निकलते हैं, बेसल बॉडी से निकलते हैं। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी, ठीक है। ऊपर जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया उसे देखिए। पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में। ये देखिए, ये एक्सोनिम है। ये टोटल हमारा जो है कि, अगर हम बात करें, डायग्राम रिप्रेजेंट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फ्लैजिला और सीलिया का जो है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कह रहा है। जो सबसे बाहर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेंटर की जो एक्सोनिम है उसका स्ट्रक्चर है। सेंटर में जो एक्सोनिम पड़ा, ये सेंटर में जो एक्सोनिम पड़ा उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हैं, यानी कि पेरिफेरी में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये दो दो हैं, एक साथ हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट कहते हैं। ये भी एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है। ये टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा? 9 होंगे। और बीच में भी दो ठोज माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल बीच में जोड़े में रखे रहते हैं। इस तरह इसका जो अरेंजमेंट हुआ 9+9+2 का अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ पे 9+9 लिख रहा था, इस तरह 9+2 का अरेंजमेंट हुआ। ये जो सेंट्रल वाले शीथ होते हैं, ये एक दूसरे से भी आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से भी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। ये डबलेट डबलेट जो होते हैं कि इसे, ये जो सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये इन्हें एक शीथ कवर करती है जिसे सेंट्रल शीथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिस ये एक शीथ कवर करती है जिसे कहते हैं सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। इसी सेंट्रल शीथ से जो पेरिफेरी की तरफ जो डबलेट है, माइक्रोट्यूब्यूल का जो डबलेट रखा है, उसमें से एक जो है कि, एक एक जो है कि इस शीथ से जुड़ा रहता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल इस शीथ से जुड़ा रहता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है उसे कहते हैं रेडियल स्पोक। उसे क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक। ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट हैं, एक डबलेट, 2, 3, 4, टोटल 9 नंबर में, ये आपस में भी जुड़े होते हैं। आपस में भी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं लिंकर। क्या कहते हैं इसे? लिंकर। इंटर ट्यूबुलर ब्रिज या फिर लिंकर। ये देखिए, इसे याद रखिए, ये पैराग्राफ मैंने दिया है। इंटर इंटर डबलेट ब्रिज, सॉरी, इंटर डबलेट ब्रिज या फिर लिंकर, उसे क्या कहते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज या फिर लिंकर। चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, अब इसमें जो है कि अरेंजमेंट जो हुआ है 9+2 का अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, लाइक करिए। लाइक करने से ना थोड़ा मोटिवेशन आता है भाई, लाइक कर दिया करिए। ये ख़त्म होने के बाद आएगा वो वन शॉट एक बार में, फिर इतना डिटेलिंग नहीं समझाएंगे, बस एनसीईआरटी रीडिंग चलेगी। डिटेलिंग क्या चल रही है, मतलब कि अभी तो बहुत डिटेल है भाई इसमें। इसमें जैसे कि ये भी ऐड किया जा सकता है कि सीलिया कहाँ कहाँ, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कि पैरामीशियम में पाया जा रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकियम पाया जाता है सीलिया। ये सब ऐड किया जा सकता था। ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है और सेंट्रियोल क्या है? देखिए, सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल जो है कि, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सेंट्रियोल है क्या? ये 1, 2, 3, ये देखिए, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के 3 ठो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट जो होते हैं, जो कि टोटल 9+ इसका जो है कि, एक ऐसा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक तो 1, 2, 3, 9, टोटल 9। इसमें जो है कि, जैसे कि हमने उसमें देखा था सीलिया और फ्लैजिला में, जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था वो 9+2
टू का था, यानी कि जो 9+2 टोटल जो है कि नॉट हो 9+2 का अरेंजमेंट रहेगा, और ये जो 9th माइक्रोट्यूब्यूल जो ये माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट रखे हैं, यानी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ रखे हैं। यहाँ पे 9 ठो जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्रिपलेट में होते हैं, यानी कि तीन तीन के जो तीन तीन ठो रखे रहते हैं, जोड़े दो दो नहीं, तीन तीन, एक दो तीन। फिर यहाँ पे भी एक दो तीन, एक दो तीन। हम्म, ये रहा। इसमें जो है कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट ऐसा रहता है, सेंट्रियोल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंट्रियोल 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 में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट रहता है वो तीन तीन ठो रखे रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट रहते हैं, पहली बात तो ये हुई। और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे कि हम लोगों ने सीलिया या फ्लैजिला में देखा कि सेंट्रल में भी हमें जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रल में भी हमें जोड़ों में माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल जाएंगे, पर इसमें जो हमें सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिखेगा। एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हब, जिसे क्या कहेंगे, हब। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के जो हैं ट्रिपलेट, ये भी आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। हम्म, ये देखिए, ये इस तरह इसमें जो है कि अरेंजमेंट जो है माइक्रोट्यूब्यूल का, सेंट्रियोल में 9+0 का होता है। अगर बीच में कुछ रहता है, जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला, हमने माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 का अरेंजमेंट देखा, उसे जो बीच में दो ठो थे माइक्रोट्यूब्यूल, उसे जो है कि सेंट्रल शीथ कवर करती थी। इसमें 9+0 का अरेंजमेंट है। 9+0 का अरेंजमेंट है। जैसा कि सीलिया और फ्लैजिला में जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, सेंट्रियोल में जो है कि ऐसी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, ये ऐसी कोई भी कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। और बीच में जो है कि प्रोटीन से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हब कहते हैं। क्या कहते हैं, हब कहते हैं। ये भी रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़े होते हैं, ये एक अट्ठे निकले हैं, इस पे जुड़ने वाला इस प्रोटीन के हब से भी जुड़े रहते हैं रेडियल स्पोक के थ्रू। ठीक है, पढ़ते हैं। और ठीक है, ये तो एक सेंट्रियल हो गया। देखिए, अगर हम लोग ऐसे कि हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल को काट के पूरा ट्रांसफर सेक्शन देखें तब तो हमें ऐसा दिखा है, लेकिन अगर हम वैसे ही देखने की बात करें तो ये ऐसा दिखेगा, ये सिलेंड्रिकल और हालो ऐसा। ये रहा हमारा सेंट्रियोल, ये क्या रहा, सेंट्रियोल। और दो ठो जब सेंट्रियोल एक साथ परपेंडिकुलर रख दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। एक सेंट्रियोल ये रहा, हम्म, एक सेंट्रियोल ये, और एक सेंट्रियोल हम यहाँ पे रख सकते हैं। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर रख दिए जाते हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम अगर देखा जाए तो एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें यूजली कंटेनिंग दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं सेंट्रियोल। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अगर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कह रहे हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सराउंडेड बाई एमार्फस पेरीसेंट्रिकुलर मैट्रिक्स। देखिए, इसके आसपास ये तो दो ठो रख दिए गए, दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर रख दिए गए, और आसपास जो है कि सराउंडेड बाई एक मैट्रिक्स होता है, हाँ, एमॉर्फस कलर का, लिक्विड नहीं, पूरी तरह से एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर। इस सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। बोथ सेंट्रियोल बोथ सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाइक परपेंडिकुलर। ये दोनों सेंट्रियोल हैं, एक सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल। अगर सेंट्रोसोम में देखा जाए तो ये जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम इज लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। कार्टविल अगर कह रहा है कि इन विच,
इन विच ईच हैज़, ये जो एक एक सेंट्रियोल एक अगर हम प्रत्येक की बात करें, इसकी अगर हम निकाल के बात करें, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन होगा कार्टव्हील की तरह। जैसे कि जो पहले बैलगाड़ी होती थी, उसमें बैलगाड़ी ऐसी होती थी ना, यहाँ पे ये हो गया, फिर ऐसे ऐसे तीलियाँ लगी हैं, ऐसे बैलगाड़ी की तरह कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो कार्टव्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एक एक सेंट्रियोल का अगर ऑर्गेनाइजेशन देखने को जाएंगे आप, तो वो कार्टव्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। दे आर, देखिए देखिए दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए, मैं जो कहा था माइक्रोट्यूबुल अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, वही यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो उसमें 9 इवनली स्पेस, यानी कि नॉट हो इवनली स्पेस ट्यूबलिन प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगी। एक एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, 9 ठो जो है ना, 9 ठो इवनली स्पेस हम लोगों को ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हम लोगों को फाइब्रिल मिल जाएंगे, पेरिफेरल फाइब्रिल मिल जाएंगे। ऑफ द ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल हम लोग देखेंगे, ये एक्चुअल में क्या होंगे, ये ट्रिपलेट होंगे, हैं, ट्रिपलेट। ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल के बने ये क्या रहे हैं, ट्रिपलेट। ये थोड़ा भाई रुक के समझने वाली टॉपिक, इसे जल्दी से नहीं खेल सकते ना। ये देखिए वही चीज़ें आ रही हैं। देखिए मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड स्पेस पेरिफेरल फाइबर, इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर हो, पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन के बने जो है कि पेरिफेरल फाइबर होंगे। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ए ट्रिपलेट। हर जो पेरिफेरल फाइबर है वो खुद में ट्रिपलेट है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। ये जो आसपास के पेरिफेरल फाइबर हैं ट्रिपलेट के, वो आपस में भी जुड़े होते हैं, वो आपस में भी क्या होंगे, जुड़े होते हैं। देख रहे हैं, ये हम मैं पहले बता चुका हूँ, बात हो चुकी है इस पे हम लोगों की। ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड द सेंट्रल पार्ट। ट्रिपलेट जो है कि सेंट्रल पार्ट से भी जुड़े होंगे। ये देख रहे हैं, ट्रिपलेट जो है सेंट्रल पार्ट से भी ट्रिपलेट ये जुड़े रहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटेनिशियस प्रोटेनिशियस कॉल्ड हब। जो इसका बीच वाला रीजन है, बीच वाला ये प्रोटेनिशियस रीजन होगा। प्रोटेनिशियस हम लोग देखे थे सीलिया में, तो यहाँ पे हम लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल गया था, यहाँ पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल गए थे। पर इसमें जो है कि इसमें जो है कि सेंट्रियोल में हमें यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल देखने को नहीं मिला, एक प्रोटेनिशियस स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, कहते हैं हब। इसे प्रोटेनिशियस स्ट्रक्चर कहेंगे, हब, एच इस हब से भी रेडियल स्पोक के थ्रू जो है कि ट्रिपलेट जुड़े हुए हैं, विच इज़ कनेक्टेड विद द टिब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट। ठीक है, ये हब जो है कि एक टिब्यूल के थ्रू कनेक्ट रहता है, टिब्यूल के थ्रू कनेक्ट रहता है, जिसे रेडियल स्पोक कहते हैं ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट। देखिए कह रहा है कि ये जो हब है ये कनेक्ट होता है कनेक्ट विथ टिब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट। पेरिफेरल ट्रिपलेट से जिस टिब्यूल के थ्रू कनेक्ट होता है उसे रेडियल स्पोक कहते हैं, या फिर रेडियल स्पोक के थ्रू ट्रिपलेट से कनेक्ट होता है। मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि ये जो हब है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। यही जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, ये तो सेंट्रियोल हो गया, यही सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का। यही जो सेंट्रियोल है यही जो है कि सीलिया और फ्लैजिला, जब सीलिया बेसल बॉडी पहले बनाता है बेसल बॉडी, और इस बेसल बॉडी से चाहे तो सीलिया निकले चाहे तो फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला निकलने के लिए यही बेसल बॉडी बनाता है। ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए भी यही जिम्मेदार है, यानी कि सीलिया फ्लैजिला के साथ साथ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर
दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल। जब एनिमल में सेल डिवीजन होता है तो जो स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसे बनाने में भी इसी सेंट्रियोल का ही रोल है। ये सेंट्रियोल बनाएगा सीलिया या फिर फ्लैजिला। कैसे? पहले इससे बनेगा बेसल बॉडी, फिर उससे सीलिया फ्लैजिला बना सकता है, स्पिंडल फाइबर बना सकता है। जब सेल में डिवीज़न होता है तो जो है कि स्पिंडल apparatus जो फॉर्म होता है सेल डिवीजन के समय एनिमल में, उसमें भी हेल्प कर रहा है। देख रहे हैं इसमें अरेंजमेंट कैसा रहा? 9+0 का सेंट्रियोल में अरेंजमेंट रहा। नॉट और ट्रिपलेट हैं, नॉट और ट्रिपलेट हैं 9+0 का। और सेंटर में प्रोटेनेशियस स्ट्रक्चर है जिसे हब कहते हैं, हब कहते हैं। और ये जो ट्रिपलेट हैं ये जो है कि रेडियल स्पोक के थ्रू इससे जुड़े होते हैं। ट्रिपलेट आपस में भी जुड़े होते हैं, आपस में भी जुड़े होते हैं। ठीक है, हमने सेंट्रियोल देखा, सेंट्रियोल जब दो एक परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल आ जाते हैं और उसे एक एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर एमॉर्फस लिक्विड या फिर मैट्रिक्स घेर लेता है तो उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम। ठीक है, देखें ये सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? जब सेंट्रियोल दो ठो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं और उसे पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स घेर लेता है तो उसे कहते हैं सेंट्रोसोम, उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल का काम क्या क्या रहा है? सेंट्रियोल का काम है सीलिया और फ्लैजिला बनाना। फिर हमने सेंट्रियोल का वो देखा ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे सेंट्रियोल बना है वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इस सेंट्रियोल से क्या क्या आगे चीज़ें बन सकती है। सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी, फिर बेसल बॉडी से सीलिया या फ्लैजिला बन सकता है। फिर इसी सेंट्रियोल से जो है कि स्पिंडल फाइबर बनता है और स्पिंडल apparatus, बाद में स्पिंडल apparatus जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग ऊपर क्या देख रहे थे? ऊपर हम लोग सीलिया और फ्लैजिला देख रहे थे। सीलिया क्या है? सीलिया जो है कि सीलिया जो है कि सराउंड को मूव कर सकती है, या फिर जो है कि सीलिया जो है कि सराउंड को मूवमेंट कर सकती है। ये ओर की तरह होती है, जो कि नाव में चप्पू होती है वैसी ओर की तरह होती है, या फिर सेल को भी मूव कर सकती है। ये सीलिया का काम हो गया। फ्लैजिला जो है कि सीलिया से बड़े होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, और जो है कि हाँ, और जो है कि सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये काम हो गया फ्लैजिला का। सीलिया और फ्लैजिला देखें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती हैं, पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस इसमें पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला अलग तरह का होता है, और जो है कि नहीं, यूकैरियोटिक का फ्लैजिला अलग तरह का, प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला जो है कि अलग तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें कि जो सीलिया जो सीलिया और फ्लैजिला होता है बेसल बॉडी से निकलता है। सीलिया और फ्लैजिला, अभी हम लोग सेंट्रियोल पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल से निकला बेसल बॉडी, फिर बेसल बॉडी से सीलिया या फिर फ्लैजिला की उत्पत्ति हुई। जो सबसे बाहरी कवरिंग हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो अंदर है एक्सॉन, अंदर जो है पैरेलल टू एक्सिस जो चल रहा है उसे कहते हैं एक्सोनिम। अगर हम लोग एक्सोनिम को खोल के देखें तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है। स्ट्रक्चर में क्या मिला? माइक्रोट्यूब्यूल के जो हैं डबलेट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल क्या हैं? डबलेट हैं। और ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ठो डबलेट हैं जो कि पेरीफरी की तरफ है, पेरीफरी की तरफ है। इसमें जो है कि सेंट्रल में भी 2 ठो माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरीफरी के माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये भी आपस में जुड़े होते हैं लिंकर के थ्रू। ये जो है कि शीथ से, यहाँ से 2 माइक्रोट्यूब्यूल में से एक में से माइक्रोट्यूब्यूल में से एक स्ट्रक्चर के थ्रू ये शीथ से जुड़े होते हैं। शीथ क्या है? ये सेंट्रल वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसे कवर करने वाली एक कवरिंग है, उसे शीथ कहते हैं। इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। ये देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल ही आगे जाके सीलिया बना रहा है। वही माइक्रोट्यूब्यूल जो है कि सेंट्रियोल बनाता है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल ही है भाई, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बना, फिर वहाँ से बनता है बेसल बॉडी। माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है सेंट्रियोल, फिर उस सेंट्रियोल से बनता है बेसल बॉडी। और जो है कि बेसल बॉडी सीलिया बनाए चाहे फ्लैजिला बनाए, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल से ही बेसल बॉडी बनता है। हमने देखा इसी माइक्रोट्यूब्यूल से जो है कि सेंट्रियोल बनता है और स्पिंडल फाइबर भी बन रहे हैं। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से कैसे बन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन की जो प्रोटीन है उनके पॉलीमराइजेशन से एक सिलेंड्रिकल हालो 25 नैनोमीटर डायमीटर वाला एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो तो माइक्रोट्यूब्यूल है।
माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल। फिर इसी तरह जो है कि माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है कि अगर एक साथ इन्हें देखा जाए तो इन्हें साइटोस्केलेटन एलिमेंट कहते हैं। इनका हेल्प क्या होता है, सेल को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने में, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप में हेल्प करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू।